So, good afternoon, students, and Happy New Year, all of you. आज बच्चों हम लोग जो हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो दो चैप्टर्स थे, चैप्टर 8 और चैप्टर 7, जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, आपको ये चीज पता है। और इस लाइट चैप्टर में एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। तो वो वाला हिस्सा है वो आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और आज आपके डाउट्स ऐसे होंगे जिसके लिए मैं आपको बोर्ड पर जाकर के समझाऊंगा, पर जैसे मैं बोर्ड पे जाऊंगा तो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी जो है वो ब्लर हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आप लोग जो है अपने डाउट्स कमेंट करते जाइए। अपने डाउट्स को टाइप करके बच्चों लिख लेना। जैसे ही एक बच्चे का डाउट होता है मैं कहूँ नेक्स्ट, तो फिर आप लोग कमेंट कर देना। लाइट काफी लंबा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और सिलेबस डिलीट हो जाने के बाद में आपके लिए और ज्यादा मार्क्स और ज्यादा वेटेज ये चैप्टर जो है कैरी करेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके अपने डाउट्स जो है बच्चों कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों, कमेंट करो अपने अपने डाउट्स। पहला आया है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो देखो बच्चों, अगर ये एक रेगुलर या स्मूथ सरफेस है और एक मैं सरफेस ले रहा हूं जो कि इरेगुलर या फिर रफ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस के केस में क्या होगा, ये एक लाइट रे आएगी और यहां इस तरीके से आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, जो कि है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसी तरीके से एक दूसरी इंसिडेंट रे आएगी, ये भी टकरा करके जो है आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। पर अगर सरफेस रफ हुई, इरेगुलर हुई, तो यहां आप देखेंगे इंसिडेंट लाइट रेज आएंगी और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो आप देख रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस से हो रहा है, और जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो एक इरेगुलर या रफ सरफेस से हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सारी की सारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज ये पैरेलल हैं, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट रेज तो पैरेलल हो सकती हैं, पर रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला डाउट बोलिए। ऑब्जेक्ट बेट फोकस एंड पोल इन कॉनकेव। ऑब्जेक्ट बेट, बेटा ये रोहित क्या कमेंट किया समझ में नहीं आया मुझे। ऑब्जेक्ट बेट फोकस एंड पोल इन कॉनकेव मिरर। किशन का कहना है एग्जाम्पल नंबर 1। बेटा मेरे पास में एडवाइजर बुक है, तो जो तुम एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहे हो वो एडवाइजर का है कि गवर्नमेंट वाली का है, मुझे ये पता नहीं है। अगर तुम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हो प्रूफ दैट वाला, जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको आपके मैथमेटिक्स के टीचर जो है आपके लिए वही बताएंगे। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है,
जिसमें एंगल्स वगैरह और ये सब लेकर के प्रूव किया गया है, कॉन्करेंसी की थ्योरम ली गई है। तो ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तब भी आपको ये कहा था कि आप इसको अपने मैथमेटिक्स के टीचर से कंसल्ट करें। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है, अगर एक पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा है तो लाइट वेव आती है और टकरा करके इससे वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, टकरा करके अपना रास्ता चेंज करके मुड़ जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, बस थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करके आगे बढ़ गई है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन इन लाइट। रोहित का कहना है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। देखते हैं, बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो रोहित, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मिरर की इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता होंगे, तुमने पढ़े होंगे। कॉनकेव मिरर इस टाइप का होता है, ये इसकी डार्क सरफेस है और इधर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसा कि हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करती है, ज्वाइन करती है, और इनके सेंटर में जो है वो कौन पाया जाता है, वो है आपका फोकस। अब मुझे तुम रोहित पहले ये कमेंट करो, तुम्हें कौन सा केस जो है समझ में नहीं आया? इसमें अपने 6-7 केस है ना, कौन सा केस जो है वो तुम्हें समझ में नहीं आया, या कौन सा केस का एग्जांपल में एफ वाला? बेटा मेरे को भी समझ में नहीं आया, एफ वाले का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जब फोकस पर है, जब ऑब्जेक्ट एफ फोकस पर है, चलिए, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहां पर रखा हुआ है बच्चों? फोकस पर रखा हुआ है। तो एक स्ट्रेट लाइन इसके सर के ऊपर से यहां पास हुई। अब हमें रूल्स पता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो होगा क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट वेव फोकस को क्रॉस करेगी, इस तरीके से ये आगे निकल जाएगी। और फिर क्या कीजिएगा आपको एक फिल्टर्ड लाइट रे, दूसरी लाइट रे, टेढ़ी लाइट रे चाहिए, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं इसके सर के ऊपर से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों की दोनों लाइट रेज जो हैं कहीं इंफिनिटी पर जाकर के मिल जाएंगी, कहीं इंफिनिटी पर जाकर के ये लाइट रेज जो होंगी वो मिल जाएंगी। तो यहां आप रे डायग्राम में एक तो लाइट रेज की डायरेक्शन को जरूर मेंशन कीजिएगा, फिर आपको रे डायग्राम से देख करके पता लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट तो मैंने छोटा सा लिया पर उसकी इमेज जो है वो काफी बड़ी बन रही है, तो हाईली एनलार्ज्ड। और इमेज बन कहां रही है? इंफिनिटी पर बन रही है। और ये जो इमेज है ये रियल एंड इन्वर्टेड भी है, क्योंकि अगर जिस पोजीशन पर सच में दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं सच में, तो मतलब वहां पर रियल में कोई इमेज बन रही है, और आप देख रहे हैं कि वो नीचे की तरफ बन रही है जबकि ऑब्जेक्ट ऊपर था, तो इन्वर्टेड भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो आप रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला डाउट बोलिए। अगला डाउट कमेंट करो बच्चों। बेटा बहुत लेंथी चैप्टर है, आपके डाउट कैसे नहीं है इस चैप्टर में? डाउट कमेंट करो।
मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है रेशियो है एच डैश एंड एच। एच डैश अगर इमेज हाइट है तो एच है आपका ऑब्जेक्ट हाइट। ये मैग्निफिकेशन आपको दो चीजों के बारे में नॉलेज देता है। पहला तो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा एनलार्ज्ड बड़ी है या कितनी ज्यादा डिमिनिश्ड छोटी है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 1 मीटर का है और मान लो इमेज हाइट है 3 मीटर, तो मैग्निफिकेशन आएगा आपका 3/1। 3/1 का मतलब है कि आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, 3 गुना है। पर अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका है 3 मीटर और इमेज आती है आपका 1, तो मैग्निफिकेशन आता है 1/3, 1 से छोटा आ गया। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले 3 गुना छोटी है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हों। तो यहां मैग्निफिकेशन एक तो आपको साइज ऑफ इमेज के बारे में नॉलेज देता है, दूसरा मैग्निफिकेशन आपको इमेज की नेचर के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता है। अगर मैग्निफिकेशन किसी का नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और अगर मैग्निफिकेशन किसी का पॉजिटिव है तो इमेज जो है उसे वर्चुअल एंड इरेक्ट कहा जाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट उसे हम लोग कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एक मीडियम की सरफेस है, ये आपने नॉर्मल बना दिया, एक लाइट यहां आ रही है और यहां आकर के ये इस तरीके से मुड़ जाती है, ये रिफ्रैक्शन है। आप थोड़ा सा इस एंगल को और बढ़ा दो तो ये लाइट अब इस तरीके से मुड़ी, और आपने जब इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया तो अब बच्चों ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने की जगह सरफेस के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं हम लोग उस एंगल को जहां तक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद इस एंगल से भी आपने ज्यादा एंगल कर दिया इंसिडेंट रे का या एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां अब रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लग जाता है, और इस रिफ्लेक्शन को ही कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जांपल नंबर 6 पूछा है एडवाइजर का, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर और ग्लास दोनों का दे दिया गया है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया गया है वाटर का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है तो फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया गया है तो इसका फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम
अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको यहां क्वेश्चन के अंदर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो कहने का मतलब ये, आपको दोनों की वेलोसिटीज जो है वो पता होनी चाहिए, तब हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो आप ये वैल्यूज पुट कर दो और लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, आप ये काम कर दो। यहां से वैल्यू पुट करी 1.33 और ये 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वहां से क्या निकालोगे तुम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसे ही ये वैल्यू दे रखी है 1.5, ये है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जहां से आप निकाल लेंगे वेलोसिटी इन ग्लास, और फिर जो फॉर्मूला है आप उसके अंदर क्या कर दें, उसे पुट कर दें। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये, आप इन दोनों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इन दोनों को डिवाइड कर, अगर आपने इन्हें डिवाइड कर दिया तो आपके पास में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू, ये तो बच्चों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। आपको यही फॉर्मूला, यही चीज तो कैलकुलेट करनी है, यही चीज कैलकुलेट करनी है। तो यहां आप म्यू वाटर और म्यू ग्लास की वैल्यू जो है उसे पुट कर सकते हैं और आंसर आप निकाल लेंगे। अगला डाउट बोलिए। एग्जाम में मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं आ सकती। अगर फिर भी तुम्हें करनी है तो बेटा अपनी मैथ्स टीचर से तुम्हें कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका थ्योरम्स और कॉन्ग्रुएंसी ये सब जो है अप्लाई हो रहा है, जिसको आपका मैथ का टीचर ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। नेक्स्ट अगला बोलिए। नेक्स्ट डाउट। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल लेंस। पहला रूल, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस को क्रॉस करेगी। कॉनकेव लेंस में कुछ इस तरीके से, और कॉनकेव लेंस में कुछ इस तरीके से। दूसरा रूल, जो इस रूल का जस्ट अपोजिट है, अगर कोई लाइट रे फोकस को क्रॉस करती है
तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में कुछ इस तरीके से। तीसरा, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती है तो वो बिना किसी बेंडिंग के, ना तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना नॉर्मल से अवे बेंड होगी, तो बिना किसी बेंडिंग के रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये हैं आपके रूल्स लेंस फॉर्मूला या लेंस की इमेज फॉर्मेशन की। नेक्स्ट अगला बोलिए। अगला डाउट बोलो बच्चों। पूरी क्लास में गिने चुने बच्चे पढ़ के आए हैं क्या? गिने चुने बच्चों को डाउट है? डिफरेंशिएट बिटवीन मिरर एंड लेंस फॉर्मूला आ सकता है? नहीं बेटा, ये कैसे क्वेश्चन हुआ? मिरर और लेंस का भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आ सकता है। मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है? ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है? मैथमेटिकली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेंस की जो भी फोकल लेंथ है उसका जस्ट रेसिप्रोकल, उसे जस्ट उल्टा कर दो मैथमेटिकली, पावर ऑफ लेंस ये है। और याद रहे ये जो फोकल लेंथ है इसकी वैल्यू मीटर में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको सेंटीमीटर में आंसर आपने निकाला है तो लास्ट में अगर आप पावर निकालने जा रहे हैं तो उस सेंटीमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट कर दीजिएगा। और वैसे आपको पावर ऑफ लेंस ये बताता है कि आपका जो लेंस है वो कितना ज्यादा डाइवर्जिंग है, मतलब लाइट रेज को कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, और या फिर कितना ज्यादा कन्वर्जिंग है कि लाइट रेज को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस आपको ये बताता है एक लेंस के बारे में। नेक्स्ट अगला डाउट। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट क्लोज टू पोल। ये तो बड़ा कोई पोजीशन हुई नहीं। या तो आप बताते हो बिटवीन फोकस एंड पोल, या कहते हो एट फोकस, या कहते हो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो तुम्हारा क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, क्लोज टू पोल का मतलब क्या है? क्लोज टू पोल का मतलब क्या है वो तो बताओ पहले।
अरे रोहित कमेंट करो भाई। क्लोज टू पोल का मतलब फोकस पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये क्लोज टू पोल क्या है? बिटवीन फोकस एंड पोल पूछ रहे हो क्या? कमेंट भी नहीं कर रहे। अरे भाई, बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ऐसे क्लियर क्लियर बोलो ना। ये तो हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर पूछा है। तो कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारा हो गया इस तरीके का। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ है तुम्हारा पोल, यहाँ है फोकस, यहाँ है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है, तो एक लाइट है तो इसकी सर के ऊपर से आई। अब भाई हमें पता है कि रूल क्या है कि अगर सर के ऊपर से आएगी तो किसको क्रॉस करेगी? तो ये क्रॉस करेगी आपके फोकस को। पर ये जो है आपका, यहाँ रे डायग्राम जब आप बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहली चीज तो ये कि ये एक मिरर जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि डाइवर्जिंग मिरर जो है कहलाता है। ये कहलाता है आपका डाइवर्जिंग मिरर। इसके अंदर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस राइट साइड में बनता है, यहां। अब ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे तो हो सकता है नहीं, तो चलो आपने ऑब्जेक्ट जो है उसको रख दिया यहाँ। एक लाइट रे सर के ऊपर से निकाली तो बच्चों ये फोकस को क्रॉस करनी चाहिए, पर रियलिटी में तो मिरर के पीछे जा पाएगी नहीं। तो इस ये जो लाइन तुमने डॉटेड निकाली है इसको ऐसे आगे इधर रिफ्लेक्ट कर दो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, एक टिल्टेड लाइट रे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के सर के ऊपर से निकालनी है, ऐसे। तो जैसा कि आपको रूल पता है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जैसी गई है वैसी आ जाएगी। बस यहाँ आगे इमेजिनरी लाइन अगर तुम निकाल दोगे तो इस पॉइंट पर क्या बन जाएगी आपकी इमेज, जो कि एक इमेजिनरी इमेज है, रियलिटी में नहीं बन रही है। तो आप वर्चुअल एंड इरेक्ट तो इसका नेचर लिख सकते हैं। अगर आप साइज देखो तो ऑब्जेक्ट देखो आपको बड़ा दिखाई देगा और इमेज आपको छोटी नजर आएगी, तो इमेज का साइज आप क्या लिख सकते हैं? डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइंस का सहारा आपको लेना पड़ेगा इसके लिए डायग्राम को बनाने के लिए। नेक्स्ट अगला डाउट बोलिए। डिस्पर्जन बताया तो था, कहां सो रहे थे? जब पार्टिकल बहुत छोटा होता है तो लाइट जो है वो टकरा करके वापस नहीं आती, टकरा करके थोड़ा सा अपना रास्ता, अपना पाथ जो है उसे चेंज कर लेती है। इसको डिस्पर्जन, अच्छा सॉरी, डिस्पर्जन पूछा, सॉरी बेटा सॉरी, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है व्हाइट लाइट से, तो ये व्हाइट लाइट अपने 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो जब व्हाइट लाइट को आप किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने 7 कलर कंपोनेंट्स में डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है। इस प्रोसेस को ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो बैंड, कलरफुल बैंड आपको मिलता है उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कारण क्या है? जो अलग अलग कलर की लाइट वेव्स होती हैं, इन सबका बेंडिंग एंगल जो है वो सबका डिफरेंट होता है। कोई ज्यादा एंगल पे मुड़ जाती है,
तो वो वायलेट लाइट है, कोई कम एंगल पर मुड़ती है तो वो रेड लाइट है, और इस तरीके से ये आपको अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग दिखाई देती है। नेक्स्ट, अगला डाउट। अरे भाई बेटा, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, दो तीन बच्चों ने ही डाउट पूछे हैं। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो फिर तुम मुझे बताओ, कि मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया ग्लास का, वाटर का और हनी का। आपको सबसे पहला ये जवाब ये देना है कि इनमें से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है। तीनों में से सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का 1 और हनी का 1.3। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है, कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, ग्लास। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इन तीनों मीडियम्स में से वो कौन है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। इन तीनों मीडिया में से वो कौन है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। ठीक है, वाटर। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ डिस्टिंक्टिव कलर। एक ह्यूमन आई का एक स्पेसिफिक कलर होने का कारण ह्यूमन आई का कौन सा हिस्सा है। भाई किसी की ब्राउन होती है, किसी की अगर ब्लू है, तो वो कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से ये कलर होता है। प्यूपिल। और किसी का कुछ जवाब। आइरिस।
तो बेटा करेक्ट आंसर है आइरिस। प्यूपिल जो है वो तो हर आई के अंदर ब्लैक कलर का ही नजर आता है। आई का जो एकदम सेंट्रल पार्ट है ना, वो आप अगर देखो ध्यान से तो वो सभी का ब्लैक कलर का ही है। और ये ब्लैक कलर का ही है, इसका भी एक कारण है, वो ये कि प्यूपिल जो है वहां लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है। प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर एंटर करती है, टकरा के वापस बाहर नहीं आती, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से प्यूपिल जो है वो आपको ब्लैक कलर का ही नजर आता है। सेम रीजन है कि क्यों एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस ब्लैक कलर का नजर आता है, क्योंकि स्पेस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे टकरा करके लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो। इस वजह से एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस जो है वो ब्लैक कलर का ही नजर आता है। ठीक है, तो बच्चों जैसा आप बोल रहे हैं आपको डाउट नहीं है, अगर आपको नेक्स्ट क्लास तक भी अगर इस चैप्टर में कोई डाउट आता है तो वो आप डाउट पूछ लीजिएगा, वरना आप लोग अगला चैप्टर प्रिपेयर करके आइएगा। आई थिंक अगला चैप्टर लाइट है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। फिर भी आप एक बार सिलेबस से देख लीजिएगा जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है, और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उसे आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलो तुमसे जो है अगली क्लास में मिलेंगे।